Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. चलिए 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 फटाफट. ओके. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मार्क करते हुए चलें. इट्स आवर सेकंड क्लास ऑफ आवर पेपर नंबर 8, कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग हमने अपनी फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि हमारी मेन 6 टर्मिनोलॉजीज पे हमने फोकस किया था. कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. नाउ अब हम स्पेसिफिकली कॉस्ट पे फोकस करेंगे और कॉस्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे कि हमने बात किया कि कॉस्ट में जो भी हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होता है टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो हम उन कॉस्ट वाले उस एक्सपेंसेस में किन किन कंपोनेंट को यूज करते हैं. कॉस्ट में कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, कौन से कंपोनेंट इंक्लूड किए जाते हैं. पहले हम उन कंपोनेंट के बाइफिकेशन को समझेंगे और उसके बाद इंडिविजुअली हम एक एक कंपोनेंट को लेके चलेंगे कि अल्टीमेटली हमें कॉस्ट असर्टेन में है एंड सेकेंड स्टेज पे हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है. तो पहले हम उन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करके कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर उन कॉस्ट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से एरिया हैं जहां पे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, तो हम उन कंपोनेंट पे कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स अप्लाई करके उस कॉस्ट में होने वाले एक्स्ट्रा को कंट्रोल करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे. तो टाइप ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे. टाइप ऑफ कॉस्ट, और टाइप ऑफ कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कॉस्ट को अलग अलग क्राइटेरिया पे बाइफिकेट हैं, अलग अलग तरीके से बाइफिकेट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट का बाइफिकेशन है वो है नेचर के बेसिस पे, जिन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट on the basis of nature. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. नेचर के बेसिस पे कॉस्ट को कैसे हम बाइफिकेट करते हैं. यहां हम कॉस्ट को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इन 3 कंपोनेंट. द फर्स्ट वन इज मटीरियल, the second one is labor, and the third one is expenses. On the basis of component, on the basis of nature, cost can be divided at 3 part: material, expenses. Material, labor and expenses. Material, everyone know about material. What is material? In case of manufacturing organization, product मैन्युफैक्चर करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल से ही हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है. रॉ मटेरियल को यूज करके हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं. तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल हम यूज करते हैं, रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, दैट इज आवर फर्स्ट एंड मेन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. यस, डेफिनेटली यहां पे हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, बिकॉज सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मटेरियल का कंपोनेंट नहीं होता. तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल, और मटेरियल को यानी रॉ मटेरियल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम. वन इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट. द फर्स्ट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल एंड कैन डिवाइडेड इन 2 पार्ट, bifurcate in 2 part: direct and indirect. What is direct material? What is indirect material? तो जहां तक डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो हमारे प्रोडक्ट का मेन कंपोनेंट है, जिसके बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकता. प्रोडक्ट बनाने के लिए मेजर क्वांटिटी में
होता है और वो मटेरियल प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि दैट प्रोडक्ट इज मेड ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। जैकेट ये क्लोथ से बना है, बोल सकते हैं क्लोथ जिप जो यहां पे लगा है ये विदाउट क्लोथ जिप चेन और थ्रेड दिस जैकेट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। तो किसी भी कंपोनेंट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसका इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, विदाउट दैट प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और कैन नॉट बी मार्केटेड, मतलब बनाया नहीं जा सकता। जिस कंडीशन में उसे हम यूज करते हैं उस कंडीशन में हम उसे ला नहीं सकते, हम उसे मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते। वहां तक जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। यस, in direct material we can use a fabricate packing material as direct material also। पैकिंग मटेरियल को भी जब प्रोडक्ट की इनिशियल पैकिंग होती है जिसके बिना वो सप्लाई नहीं हो सकता मार्केट के अंदर, उसकी हम डायरेक्ट मटेरियल में काउंट कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, तो दो टेट्रा पैक जिसमें हमने वो कोल्ड ड्रिंक स्टोर किया है, पैक किया है, वो भी डायरेक्ट कंपोनेंट है। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब the main component of the product, the main ingredient of the product। और डायरेक्ट मटेरियल की एक और इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट मटेरियल का एक और फीचर है, ये यूनिट बाय यूनिट, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रोपोर्शनेटली इनकर होता है। लाइक यदि हम एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर क्लोथ यूज करते हैं तो फॉर श्योर हु इज सेइंग एक यूनिट को बनाने में, शर्ट को मैन्युफैक्चर करने में हमें 2 मीटर थ्रेड 2 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर श्योर यदि हम 2 शर्ट्स बनाएंगे तो हमें 4 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी, हम 3 शर्ट्स बनाएंगे तो हमें 6 मीटर कपड़ा लगेगा। इन शॉर्ट यदि आपको एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में 100 रुपए का मटेरियल लगता है तो पर यूनिट प्रोपोर्शनेटली 100 रुपीज का ही मटेरियल लगने वाला है। दैट इज द फीचर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद इसका पार्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है सर? इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब ऐसे कई मटेरियल्स होते हैं जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज नहीं होते हैं, लेकिन वो सर्विस सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेशन में या मशीन पे काम में आते हैं। जैसे मशीन की मेंटेनेंस करने के लिए हमें कंज्यूमेबल या ऑयल की जरूरत होती है। ये जो कंज्यूमेबल्स हैं, ये जो ऑयल है, ये भी मटेरियल का ही फॉर्म है। मॉर्निंग सूरज, सूरज सूरज सूरज, यस कम ऑन, यस यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई एम नॉट एबल टू व्यू, यस नाउ लाइट चैट इज ऑन, अवेलेबल है। तो डायरेक्ट मटेरियल में मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट जिससे प्रोडक्ट बनता है, इनिशियल पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग जिसे बोलते हैं, और जिसके बिना प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में नहीं आ सकता, दैट इज आवर डायरेक्ट मटेरियल। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल जो हम यूज करते हैं मशीन पे, जैसे कॉटन, जैसे ऑयल, बेल्ट, ये जो सारे मटेरियल हम यूज करते हैं जो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, जो मेन प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन वो मटेरियल की फॉर्म में है और कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज में आ रहा है। इधर वो मशीन पे काम में आ रहा है, इधर वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम में आ रहा है, इधर वो स्टोर में कहीं पे काम में आ रहा है। जैसे बॉयलर हाउस के अंदर आपके पास कैंटीन के अंदर कोई मटेरियल यूज में आ रहा है, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। दैट मींस मटेरियल दैट इज नॉट द part of the product, that is not the ingredient of the product, but that material we are using in our organization, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल के फीचर की बात करें तो इनडायरेक्ट मटेरियल कभी भी प्रोपोर्शनेटली नहीं होता, प्रोपोर्शनली इनकर नहीं होता, प्रोपोर्शनेटली एक्सपैंड नहीं होता। सेकंड कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट इज लेबर, एंड लेबर नाम से ही क्लियर है, वो जो हमारे प्रोडक्ट को शेप दे रहे हैं, जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर।
डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब लेबर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट डायरेक्टली, वो जो मशीन पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का काम कर रहा है। यदि हम हैंडमेड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो वर्कर जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो एक्चुअली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जिसके हाथ से, जिसकी वर्किंग से प्रोडक्ट शेप में आ रहा है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट लेबर। और सेम सेम डायरेक्ट लेबर का भी जो फीचर है, जो स्टिक है, वो डायरेक्ट मटेरियल की तरह है। डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट प्रोपोर्शनेटली इनकर होती है। पर यूनिट प्रोपोर्शनेटली इनकर होने का मतलब, सर एक यूनिट को बनाने में वर्कर को 1 घंटा लगता है और उसको 1 घंटे का हम 100 रुपए वेजेस देते हैं, तो यदि वो 2 यूनिट बनाएगा तो 2 घंटा लगेगा, हम उसे 200 रुपए का वेजेस देंगे। पर यूनिट विल रिमेन सेम और प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होती है। दैट इज नोन एज डायरेक्ट लेबर। एंड व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर किसे बोलते हैं सर? सर इनडायरेक्ट लेबर किसे बोलते हैं? एनीवन? एनीवन? एनी आइडिया? इनडायरेक्ट लेबर मतलब इनडायरेक्ट वर्कर, यानी जो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, जो हेल्पर का काम कर रहे हैं, जो मेन प्रोडक्शन में लगे हुए वर्कर्स को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वर्कर्स टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वर्कर्स गोडाउन से रॉ मटेरियल मशीन पे सप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ का काम कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, सुपरवाइजरी का काम कर रहे हैं, इनको जो भी वर्क वेजेस हम पे कर रहे हैं, इनको जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं, ये सब इनडायरेक्ट पेमेंट यानी इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आते हैं। सो डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, यस, ये ने बहुत अच्छा किया है। फिर भी जैसा कि मैंने बोला था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक हम फर्स्ट 2 लेक्चर में वही चीज रिपीट करेंगे। एक्सटेंडेड पार्ट में जो हमने फाउंडेशन लेवल पे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसको हम एक्सटेंडेड पार्ट पे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे। तो इट्स इन दैट ऑर्डर, इट इज आ सेकेंड क्लास जहां हम ये बेसिक पार्ट कंप्लीट करेंगे। और बिल्कुल जो बंदा इन्वॉल्व नहीं है, बंदा इन्वॉल्व है, बंदा कहीं नहीं जा रहा है, बंदा तो इन्वॉल्व है, लेकिन वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो प्रोडक्ट बन नहीं रहा है लेकिन उसको हेल्प कर रहा है, वो इनडायरेक्ट वर्कर है। एक्सपेंसेस, अपार्ट फ्रॉम दोज टू कंपोनेंट, एक प्रोडक्ट के लिए, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ मटेरियल, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज ऑफ वर्कर हु विल कन्वर्ट मटेरियल इन फिनिश प्रोडक्ट, एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट इज अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का मतलब जहां ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस बचे अपार्ट फ्रॉम दिस मटेरियल एंड लेबर, जो भी कॉस्ट का पार्ट बचा, उन्हें हमने एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल दिया। बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड, लोडिंग, अनलोडिंग, मेंटेनेंस स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, ये बिल्कुल करेक्ट सूरज, क्या बात, वेरी गुड। एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आने वाला है सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम यहां बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो मटेरियल और लेबर के अलावा प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इनकर्ड होता है, किया जाता है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सभी ने पढ़ा है, कोई एग्जांपल दे सकता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आ रहे हैं, उस पर रॉयल्टी लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के शेप को, उस प्रोडक्ट के इंजीनियरिंग के लिए जो स्पेशली डिजाइनिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट के इसलिए हैं। हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पैकिंग वाले होते हैं,
बिल्कुल पैकिंग वाले हो सकते हैं, लेकिन पैकिंग में बेटा क्या करते हैं, पैकिंग में यदि हम मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें वो जो पैकिंग का पार्ट है वो मटेरियल में चला जाएगा। पैकिंग के लिए जनरली मटेरियल यूज में आता है, इसलिए फ्रेट इनवर्ड बिल्कुल ठीक है, फ्रेट इनवर्ड। लेकिन फ्रेट इनवर्ड के साथ भी प्रॉब्लम है, फ्रेट इनवर्ड इज नॉट बेसिकली एक्सपेंस। फ्रेट इनवर्ड यदि हमने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया है तो हम उसे इन जनरल मटेरियल कॉस्ट का ही पार्ट मानते हैं और उसे मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल मैं खरीद के लेके आऊंगा और मैं बोलूंगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, तो मैं रॉ मटेरियल का कॉस्ट ये नहीं बताऊंगा कि वो कितनी प्राइस पे खरीदा, मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट वो बताऊंगा जितनी प्राइस पे, वो जिस वैल्यू पे और जिस कॉस्ट पे वो मेरी फैक्ट्री में यूज करने के लिए अवेलेबल हुआ। चाहे मैंने उसे खरीदा, खरीदने पे ट्रांसपोर्टेशन दिया, इंस्पेक्शन चार्जेस पे किया, ये सब इंक्लूड करके फाइनली वो मेरे लिए अवेलेबल है, वहां पे मैं उसको मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा। और यदि आपने बात निकाला है तो अच्छा सा पॉइंट है, यहीं पे बात करते हुए चलते हैं मटेरियल। आगे हम ये स्पेसिफिकली इन 3 चैप्टर्स पे काम करने वाले हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इंडिविजुअली इन तीनों चैप्टर पे हम फोकस करने वाले हैं, बिकॉज यही 3 मेन कंपोनेंट है हमारी कॉस्ट के, जिनमें कॉस्ट वेस्टेज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम कंट्रोल की बात करते हैं ना कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कैसे किया जाता है, तो हम इन कंपोनेंट वाइज कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि यदि मटेरियल कॉस्ट है तो मटेरियल कॉस्ट कहां वेस्ट हो रही है, कहां हमारा मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, हम उसे कंट्रोल कैसे करें। तो इसका मतलब क्या लेके चलते हैं, स्टोर रूम में रॉ मटेरियल आ गया, अब स्टोर रूम से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई किया जाएगा, लेकिन स्टोर रूम या स्टोर कीपर किस प्राइस पे उसे रिकॉर्ड करेगा, स्टोर रूम में मटेरियल पहुंचने तक जो भी खर्चा हुआ उसे ऐड करके वो वहां पे उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करता है। एक एग्जांपल अच्छा सा लेते हैं, एक एग्जांपल समझिएगा। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए डायरेक्ट मटेरियल होता है वुड। अब सपोज हमने वुड परचेज किया, लेकिन वुड को लाने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा, लेकिन वुड गीला था, वो लकड़ी गीला था। अब मैं गीला लकड़ी तो फर्नीचर में यूज नहीं कर सकता, तो मैंने उस लकड़ी को सूखने के लिए एक प्लेस पे स्टोर कर दिया। अब उस प्लेस पे जहां पे आपने उस वुड को स्टोर किया है, क्या वो स्टोर एक्सपेंसेस है? नहीं, नहीं, उसे स्टोर एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर वो प्लेस किस काम में आ रहा है, सर वो प्लेस रॉ मटेरियल को स्टोर रूम में पहुंचने से पहले काम में आ रहा है। अभी तो रॉ मटेरियल के शेप में आया ही नहीं है, रॉ मटेरियल यूजेबल कंडीशन में आया ही नहीं है। वो लकड़ी जब सूख जाएगी तो हम उसे स्टोर रूम में डालेंगे और वहां से वो फर्नीचर बनाने के लिए जाएगी। तो स्टोर रूम में आने से पहले उस वुड को लाना, उस वुड की कॉस्ट, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको वो गीला है तो उसको सूखने में लगने वाला सारा खर्चा, सब कुछ ऐड करके जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कहलाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन हम बेसिकली मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। तो सर फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या हमारे पास आ सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी ड्राइंग्स, प्रोडक्ट का करेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो सूरज आई थिंक आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, एक थोड़ा सा फॉरवर्ड मान लें, थोड़ा सा फॉरवर्ड मान लें बेटा, ताकि मैं आपके आंसर्स को रिलेट कर पाऊं। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर, स्पेशली किसी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना है उस पे होने वाला खर्चा, स्पेशली किसी प्रोडक्ट के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट किसी कस्टमर ने हमें डिजाइन किया है उसका एक्सपेंसेस,
प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया और उस डिफेक्ट को हमें रेक्टिफाई करना पड़ रहा है, तो उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने का एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में चला जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इतना भी एक्सपेंसेस बचा, उस प्रोडक्ट पे जो भी खर्च हो रहा है, दैट इज फॉर फैक्ट्री पर्पस, दैट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और इधर फॉर सेलिंग पर्पस और फॉर स्टोरिंग पर्पस, एनी अमाउंट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होगा। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बाइफ्रिकेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस हमने कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक्सपेंसेस, and I think this part is very much clear. After today's discussion on bifurcation of cost, we will move on this part again, और फिर हम इंडिविजुअली एक एक कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट को कंट्रोल प्रोसीजर को समझने वाले हैं। तो वो जाके बहुत नया और इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। मतलब आज के इस बेसिक डिस्कशन के बाद टुमारो ऑनवर्ड, क्लास ऑनवर्ड्स, हम मेन कंटेंट पे आएंगे जो स्पेसिफिकली सीएमए इंटर में वाला है। अभी तक का आप ये सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि हम एक रिविजनरी मोड में हैं, बेसिक कंसेप्चुअल मोड में हैं। नाउ द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ बाइफ्रिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो सेकंड क्राइटेरिया है कॉस्ट को बाइफ्रिकेट करने का, वो कौन सा है? सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जहां हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे बाइफ्रिकेट कर सकते हैं। फंक्शन मतलब कौन सा एक्सपेंस या कौन सा पार्ट ऑफ द कॉस्ट क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यदि हम ये बात करें तो आप कॉस्ट को देख के चलिए, सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग पार्ट मेंटेन करना है, मैनेज करना है, दैट इज इन योर फैक्ट्री। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारा आता है वो प्रोडक्शन फंक्शन आता है, और फर्स्ट फंक्शन जो हमारा आता है वो प्रोडक्शन फंक्शन आता है, और प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पे हम बात करते हैं तो हम यहां पे कॉस्ट लेते हैं, उसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, द फर्स्ट फंक्शन इज फैक्ट्री या प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन फंक्शन पे जो एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं उन्हें हम बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। यानी यहां पे इफ यू गाइज रिमेंबर, तो ये जितना भी डायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है, दैट डायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, एंड जितना भी इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है, जितना भी इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है, दैट इज नोन एज ओवरहेड्स। ये हमने अपने बचपन में यानी फाउंडेशन लेवल पे ये बात किया था, डायरेक्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड और एडिशनल कॉस्ट एक्सपेंडेड ओवर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो भी एडिशनल कॉस्ट होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने नाम दे रखा है ओवरहेड्स। अब जब मैं ओवरहेड वर्ड यूज करता हूं तो इन जनरल हम एक्सपेंसेस के लिए ओवरहेड वर्ड यूज कर लेते हैं। इन जनरल स्टूडेंट्स एक्सपेंस को ओवरहेड से मिसलीड, सिर्फ एक्सपेंसेस आर नॉट ओवर, बोला इनडायरेक्ट मटेरियल है तो भी वो ओवरहेड की कैटेगरी में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर है तो भी वो ओवरहेड की कैटेगरी में आएगा, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो भी वो ओवरहेड की कैटेगरी में आएगा। इन शॉर्ट जितना भी इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट है वो ओवरहेड के अंदर आता है।
अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन पे होने वाला सारा एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब हो गया फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में मशीन्स का डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री के अंदर मशीन्स का डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री में होने वाला कोई भी एक्सपेंस, जैसे फैक्ट्री में हमने सुपरवाइजर अपॉइंट किया तो उसको जो हमने सैलरी पे किया वो, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड यानी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन ओवरहेड की कैटेगरी में आएंगे। बिल्कुल करेक्ट, ऑफिस के एम्प्लॉय को भी हम सैलरी दे रहे हैं तो वो भी ओवरहेड की कैटेगरी में ही आ रहा है। वो चीज यहां आपको सेकंड फंक्शन से समझ में आएगी। द सेकंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड मेन फंक्शन होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करना, बिजनेस को मैनेज करना, जहां हम जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं उन्हें हम एक और नाम बोल सकते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस में होने वाला कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से इनकर्ड होने वाला हर एक्सपेंस, every expense that we incurred on administration of the business activity, either that manufacturing, trading or service organization, वो सब ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की कैटेगरी में आएगा। जैसे ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, एम्प्लॉइज सैलरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब का डेप्रीशिएशन, लाइटिंग, इंटरेस्ट चार्जेस, जो भी एक्सपेंसेस हम ऑफिस में इनकर करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, एवरी एक्सपेंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दिस फंक्शन बेस्ड बाइफरिकेशन। नंबर हमारे पास थर्ड एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज द थर्ड बेसिक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? पहला फंक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस प्रोडक्शन ओवरहेड में गए। सेकेंड फंक्शन होता है बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड में गए। और थर्ड, हाँ बेटा, लैपटॉप एंड टैबलेट बोथ आर असेट्स नॉट एक्सपेंसेस। लैपटॉप और टैबलेट ये असेट्स होती हैं, ये एक्सपेंसेस नहीं है। हाँ, उन लैपटॉप और टैबलेट में रिपेयरिंग आपने करवाया, उन लैपटॉप एंड टैबलेट को यूज करने का सर्विस चार्जेस लगा, तो वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय फॉर श्योर ऑफिस एक्सपेंसेस की कैटेगरी। वेरी गुड। थर्ड मेन फंक्शन कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन का? थर्ड मेन फंक्शन कौन सा होता है? पहला होता है प्रोडक्शन करना, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, और थर्ड मेन फंक्शन इज सेलिंग। सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग को सेल करना, पैकिंग करने के बाद प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोडक्ट की सेल को अफेक्ट करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे शोरूम हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है तो शोरूम एक्सपेंसेस सेलिंग में आएंगे। सेल्समैन के सैलरीज, सेल्समैन का कमीशन सेलिंग में आएंगे। शोरूम के लाइटिंग, रेंट, इंश्योरेंस सब सेलिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। सेलिंग ओवरहेड, थ्री मेन फंक्शंस, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। बट हम फंक्शंस को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो दो और फंक्शन मैं यहां इंक्लूड कर रहा हूं। वन मोर फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन। द पार्ट और सोल्ड प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना, इट सेकेंड पार्ट। और ये एक और फंक्शन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, जिसमें हम ले सकते हैं वेयर हाउस एक्सपेंसेस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? वेयर हाउस वो होता है जहां पे हम अपने फिनिश प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए स्टोर करते हैं। तो वेयर हाउस का जितना भी खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। और सर हमने
प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया और हमने बियर किया डिस्ट्रीब्यूशन। सर हमने अपना एक डिलीवरी वैन मैनेज किया हुआ है, वो डिलीवरी वैन का जो खर्चा है डिस्ट्रीब्यूशन। सर फिर यदि आफ्टर सेल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कस्टमर को बोलते हैं कि 5 डेज के अंदर कोई भी रिपेयर का चार्जेस होगा हम बियर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एंड here I'm taking one more function is R&D. R&D, a very important function of business organization. R&D, research and development. जितने भी businesses हैं उनका एक major part of cost R&D पे भी खर्च होता है। बिकॉज यदि आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यदि आपका प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर बिहेवियर के साथ कनेक्टेड है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को करंट मार्केट सिनेरियो, करंट कस्टमर नीड और करंट टेक्नोलॉजी के बेस पे चेंज करते रहना पड़ेगा। और ये आप कैसे चेंज करेंगे? आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में काम करेंगे। आप मार्केट सिनेरियो का रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च पे जो भी आपको नया चेंजेस आता है वो आप अपने प्रोडक्ट में डेवलप करेंगे। तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग पे, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन पे जो भी एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं उसे हम R&D एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये एक और फंक्शन है दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन और रन फॉर देयर बिजनेस फंक्शंस। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखिए आप, कोई भी फार्मा कंपनी विदाउट देयर R&D काम ही नहीं कर पाती है। बिकॉज फार्मास्यूटिकल में यदि किसी ने फार्मा ने कोई मेडिसिन बना दिया तो क्या लाइफ लॉन्ग वो मेडिसिन एज इट इज चलता रहेगा और कोई नई मेडिसिन नहीं बन? यार हर बार कुछ नए डेवलपमेंट, कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस को करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। 3G से 4G पे आए, प्रोडक्ट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाए, एनवायरमेंट नए कोई डिजीज आ रही हैं तो उनके लिए नए मेडिसिन बनाने के लिए हमें रिसर्च करनी होती है। स्पेसिफिकली यदि मैं फार्मा कंपनी की बात करूं तो फार्मा कंपनीज तो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग एक फंक्शन की तरह नहीं, एक इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी की तरह एस्टैब्लिश करके चलती है। मतलब यस, एक अलग कंपनी बना दिया जो कंपनी मेन पेरेंट फार्मा कंपनी के साथ सिस्टर कंसर्न की तरह काम करती रहती है और जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा फंक्शन है अपने आप में, जिसके बेसिस पे कॉस्ट बाइफ्रिकेट की जाती है। सेकंड वे ऑफ बाइफ्रिकेटिंग कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। चल से मुझे क्लियर करिए कि बात में आ गई। आर यू कंफर्टेबल? बात क्लियर है सभी को? इज देयर एनी डाउट? क्या यहां तक किसी के पास कोई सवाल, कोई शंका, कोई दुविधा मन में आ रही हो, पूछ सकते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट बाइफ्रिकेशन क्राइटेरिया on the basis of behavior, on the basis of behavior, behavioral cost. Okay, good. behavior के बेसिस पे कॉस्ट, बिहेवियर बेसिस मतलब सर कॉस्ट का इंक्रीज या डिक्रीज या इनकर्ड होना, उसके पीछे उसका एक बिहेवियर अटैच होता है। जैसे कुछ कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ चलती है, कुछ कॉस्ट पीरियड के साथ चलती है और कुछ कॉस्ट प्रोडक्ट एंड पीरियड के कॉम्बिनेशन के साथ चलती है। क्या आप बोल रहे हैं?
यस, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, यदि मैं इस माइक बात करूं, इस माइक में जो बैटरी है वो प्रोडक्ट के साथ चल रही है, मतलब जितना क्लासेस होगा उतना बैटरी कंज्यूम होगा। तो इस कंजम्पशन है, इसका जो एक्सपेंसेस है, इस बैटरी का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के साथ इंक्रीज हो रहा है। 1 घंटा क्लास तो 1 घंटे का कंजम्पशन, 3 घंटा क्लास तो 3 घंटे का। इस बैटरी का लाइफ यदि 6 आवर्स का है तो 6 आवर्स में ही ये खत्म होगी, 6 आवर्स यूज होने पे ही खत्म होगी। ये प्रोडक्ट के साथ चल रही है। लेकिन स्टूडियो के रेंट की बात करूं तो ये स्टूडियो का रेंट मुझे पे करना है मंथली। ईदर क्लासेस आर कंडक्टेड और नॉट, क्या वहां क्लासेस हो रही है नहीं हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है, रेंट मंथली पे है। इसका मतलब वो रेंट प्रोडक्ट के साथ नहीं पीरियड के साथ चल रहा है, वो प्रोडक्ट के साथ नहीं पीरियड के साथ चल रहा है। और थर्ड, मैंने बोला प्रोडक्ट और पीरियड का कॉम्बिनेशन, वो है जैसे मेरा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। यदि मैं क्लासेस नहीं लेता हूं तो भी मुझे एक बेसिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना रहता है, सॉर्ट ऑफ मीटर रेंट और मिनिमम रेंट। इसका मतलब दैट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद पीरियड, कि आप क्लास नहीं ले रहे सर, लाइट जल रहा है नहीं जल रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता है बाबा, हमें को मीटर का रेंट लेने का है। मंथली मेरा 3000 मिनिमम चार्जेस जाने का है तो वो जाने का है। अभी लॉकडाउन में क्लासेस बंद किया, स्टूडियो बंद किया, तो भी 3000 रुपए मंथली रेंट आया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आया, देना पड़ेगा, क्यों? पीरियड के साथ है। लेकिन यदि मैं टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल को एनालाइज करता हूं तो एक पार्ट तो मैंने बोला पीरियड के साथ जा रहा है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट प्रोडक्ट के साथ चल रहा है। यदि क्लासेस हो रहा है तो वो फिक्स्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस तो मुझे पे करना है, लेकिन क्लासेस में जितने आवर्स क्लासेस चल रहा है उतनी देर में जितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो रहा है वो पीरियड के साथ नहीं प्रोडक्ट के साथ जा रहा है। तो हम एक्सपेंसेस को बिहेवियर के बेसिस पे, कि सर वो एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के साथ चलता है या वो एक्सपेंसेस पीरियड के साथ चलता है, हम 3 कैटेगरी में फिर डिवाइड कर देते हैं। वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल। सो एक्सपेंसेस को फर्दर हमने 3 कैटेगरी में, 3 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हम बात कर रहे हैं ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट के साथ चलती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो पीरियड के साथ चलती है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट प्लस पीरियड के साथ चलती है। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं सिर्फ मीनिंग यदि आप बताता और डेफिनेशन लिख दूं कि वेरिएबल क्या होता है, बस याद कर लेने का यार, नहीं दिमाग लगाने का है, तो बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है। कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, जस्ट उसका बिहेवियर चेक करो। बिहेवियर बिहेवियर चेक करो कि सर वो प्रोडक्ट के साथ चेंज हो रहा है या पीरियड के साथ चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट के साथ चेंज होना मतलब वेरिएबल, पीरियड के साथ चेंज और दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ चेंज होने का मतलब वो सेमी वेरिएबल। समझते हैं और डिटेल में अंदर चल के। यहां हमने बोला वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। proportionately. Cause that change with the change in production proportionately। ऐसी कॉस्ट
जो प्रोडक्शन में चेंज के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और रिमेन सेम पर यूनिट, और ऐसी कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, ऐसी कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। कैसे सर? देखिए, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, जैसे कि डायरेक्ट लेबर, मैंने 100 यूनिट्स बनाया, मैंने 100 यूनिट्स बनाया, और 100 यूनिट्स बनाने के लिए सपोज मेरा कॉस्ट 100 यूनिट्स को बनाने के लिए मेरा कॉस्ट 2000 रुपीज आ रहा है। 100 यूनिट बनाने का मेरा कॉस्ट 2000 रुपीज, और यदि मैं यहां बात करूं कि सर पर 1000 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज, पोजीशन ओके है। I manufactured 100 units, and for manufacturing 100 unit I incurred raw material cost या direct material cost worth rupees 2000. So I come to a conclusion that per unit raw material cost comes at 20 rupees. एक यूनिट को बनाने का रॉ मटेरियल कॉस्ट 20 रुपए लग रहा है। अब if I ask one question, what amount of raw material cost will incur if we will produce 200 units? What amount of raw material will incur if we will produce 200 unit? यदि मैं 200 यूनिट बनाने वाला हूं तो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा? यस गाइस, गिव मी द आंसर। मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा? 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने का मटेरियल कॉस्ट 2000 रुपीज का, तो 200 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो 200 यूनिट मैन्युफैक्चर करने का रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगा 4000 रुपीज। 4000 रुपीज सर, बहुत सिंपल है। एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, 2 शर्ट को बनाने में 4 मीटर लगेगा, 3 शर्ट को बनाने में 6 मीटर लगेगा। एक शर्ट को बनाने में 500 रुपए का कपड़ा लगता है, तो 2 शर्ट को बनाने में 1000 का लगेगा, 3 शर्ट को बनाने में 1500 रुपए का कपड़ा लगेगा। क्या मतलब? मतलब कि प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड होगा, प्रोपोर्शनेटली इनकर होगा, और प्रोपोर्शनेटली इनकर होने का मतलब प्रोडक्शन डबल किया तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी डबल होगा, प्रोडक्शन डबल किया तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट भी डबल होगा। और पर यूनिट निकाल के देखो, पर यूनिट सर, पर यूनिट स्टिल 20 रुपीज, पर यूनिट स्टिल 20 रुपीज। तो इस तरह का कॉस्ट डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? ये कॉस्ट डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है सर? ये कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट से कनेक्टेड है। नंबर ऑफ यूनिट के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा। सर इस पूरे महीने मैंने एक भी यूनिट नहीं बनाया, मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा? 0। प्रोडक्शन नहीं तो कॉस्ट नहीं। सच कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक दिस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट, दैट इज कनेक्टेड विद पीरियड, दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पीरियड, नॉट प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। इसमें हम लिखेंगे कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट with the change in production। ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज के साथ भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसका कनेक्शन पीरियड से है। यदि 1 ईयर का रेंट इज 2 लाख रुपी, देन 1 ईयर का रेंट विल बी 2 लाख रुपी। Either you are producing 100 unit or you are producing 200 unit. It doesn't make any difference. It doesn't make any difference. और साथ में एक चीज और लिखेंगे, it vary।
पर यूनिट, और ये पर यूनिट वेरी करता है, ये पर यूनिट सेम नहीं रह सकता। एग्जाम्पल लेंगे, हमने यूनिट्स बनाया 100 और मेरा रेंट का कॉस्ट है 10,000। हमने यूनिट्स बनाया 100 और माय रेंट इज 10,000। पर यूनिट निकल के देखते हैं। माय पर यूनिट रेंट कम्स एट 100 रुपीज। अभी मैंने एक प्रेमाइसेस रेंट पे लिया, एक फैक्ट्री रेंट पे लिया जिसका रेंट 10,000 रुपीज मंथली है, और मैंने उस मंथ में उस फैक्ट्री में 100 यूनिट्स बनाए हैं, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट 100 रुपए आ रहा है। नेक्स्ट मंथ मैंने 200 यूनिट्स बना दिया, नेक्स्ट मंथ मैंने 200 यूनिट्स बना लिया, अभी मेरा रेंट कॉस्ट कितना आएगा? नेक्स्ट मंथ मैंने 200 यूनिट्स बनाया, अभी मेरा रेंट कॉस्ट कितना आएगा? सर कम ऑन, रेंट का तो वही देने का है ना, रेंट तो वही देने का है 20,000। क्या लिख दिया? रेंट तो वही देने का है, रेंट पहले भी 10,000 था, अभी भी 10,000 ही रहेगा। पर यूनिट निकाल के देखो, पर यूनिट 50 रुपीज हो गया। सर पर यूनिट नहीं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो पीरियड से करेक्टेड है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। वेरी गुड। तो पीरियड रिलेटेड कॉस्ट जो होती है वो पीरियोडिकली इनकर्ड होती है, वो प्रोडक्ट वाइज इनकर्ड नहीं होती। तो आप चाहे कितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, दैट पीरियोडिकल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड कॉस्ट की हम बात करते हैं। आई थिंक दोनों पार्ट क्लियर है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। व्हाट इज सेमी वेरिएबल? सर अलग अलग तरीके से हम सेमी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और उसका कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। अब ये जो सेमी वेरिएबल का एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये सेमी वेरिएबल का पार्ट ले, सेमी वेरिएबल बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सेमी वेरिएबल इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का एग्जांपल लिया था। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के अंदर यदि मैं इलेक्ट्रिक मीटर का रेंट और पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग कर दूं, तो मीटर रेंट फिक्स्ड हो गया और पर यूनिट कंजम्पशन बेसिस पे जो हम पे कर रहे हैं वो वेरिएबल हो गया, और दोनों को मिला दें तो दैट बिकम सेमी वेरिएबल। लेकिन इसका और भी एक अच्छा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कंपोनेंट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल। कुछ सेमी एक्सपेंसेस या सेमी कॉस्ट या सेमी वेरिएबल इस तरह के होते हैं जहां हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना पार्ट ऑफ द कॉस्ट पीरियोडिकल है और कितना कॉस्ट वेरिएबल है, यानी प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है। लेकिन कुछ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इस तरह के भी होते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं करने देते कि उसमें फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है, जिन्हें सॉर्ट ऑफ हम बोलते हैं स्टेप कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यूं लेते हैं। हम एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उस ट्रिप के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और हमने बस हायर किया। अभी एक बस का चार्जेस उसने बोला 5,000 रुपीज। एक बस का चार्जेस बोला 5,000 रुपीज। सर एक बस 5,000 रुपए में आपको लेके जाएगी और वापस छोड़ के जाएगी, नो फाइन। एक बस में 50 स्टूडेंट्स आते हैं और उस बस का उसने कॉस्ट बोला है 5,000। पर यूनिट कॉस्ट निकालता हूं तो पर स्टूडेंट कॉस्ट आती है 100 रुपए। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 20 ओनली, 20 जो ज्यादा कम हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 ओनली, तो
what will be the bus charges? Number of student is 40 only, what will be the bus charges? यदि 40 स्टूडेंट ही हम ट्रिप पे लेके जा रहे हैं तो बस का चार्जेस कितना है? बस का चार्जेस कितना आएगा सर? क्या ही फर्क पड़ता है, बस का चार्जेस उसमें कितने लोग बैठे हैं उससे चेंज नहीं होगा, इट विल बी 5000, यानी पर स्टूडेंट समाओ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। बस का चार्जेस 40 स्टूडेंट्स आर देयर देन स्टिल बस चार्जेस विल बी 5000, बस 5000 रुपए लेगी। और मैं यदि आपको ये बोलूं कि देर आर 70 स्टूडेंट्स, वहां 70 स्टूडेंट्स का ट्रिप लेके जा रहे हैं सर, हम 70 स्टूडेंट्स का ट्रिप लेके जा रहे हैं, तो व्हाट विल बी दी बस चार्जेस? नाउ आई वांट करेक्ट आंसर। नाउ नहीं, इट विल नॉट बी 4000, नहीं हो सकता 4000 बेटा। बस वाले ने बस दिया आपको, ड्राइवर दिया, कंडक्टर दिया, डीजल डाल के दिया, जो डिस्टेंस आपको कवर करना है वो भी सेम है, रास्ते में जितना टोल आएगा वो भी सेम है। अब बस के अंदर 40 स्टूडेंट बैठा है या 50 स्टूडेंट बैठा है, बस का चार्जेस चेंज कैसे हो सकता है? यस, बस का चार्जेस चेंज कैसे हो सकता है? एंड इफ 70 स्टूडेंट्स आर देयर देन बोलो अब बस चार्जेस कितना लगेगा? अब 70 स्टूडेंट्स आर देयर देन बोलो बस चार्जेस कितना लगेगा? ये बहुत, यहां से अब हम यूं बोल सकते हैं कि यस वी आर एक्सपैंडिंग इट, अब हम उस एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। ये है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहां हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट और हमारी सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है। इफ 70 स्टूडेंट्स आर देयर ऑन ट्रिप, तो व्हाट विल बी द बस चार्जेस? व्हाट विल बी द बस चार्जेस? थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाइए, मिलेगा आंसर मिलेगा। थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाओ, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। क्या होगा 70 स्टूडेंट होने पे बस चार्जेस? 70 स्टूडेंट, नो नॉट 7000, नॉट 7000, इट विल बी 10,000, इट विल बी 10,000। ये कैसे, ये कैसे बाबा? 70 स्टूडेंट होने के बाद नाउ आई एम इन नीड ऑफ 2 बसेस। अभी 70 स्टूडेंट हो गया, एक बस में 50 स्टूडेंट्स ही जा सकते थे ट्रिप पे, तो अब मुझे 2 बसेस हायर करने पड़ेंगे। एक बस का चार्ज 5000 लगता है, तो 2 बस का चार्ज 10,000 लगेगा, और पर स्टूडेंट निकालेंगे तो समाव कुछ और वैल्यू आएगी। पर स्टूडेंट निकाल के देखो, पर स्टूडेंट कितना आता है इधर? 125 रुपीज। यहां पर स्टूडेंट निकाल के देखो कितना आता है? अप्रोक्सीमेट 143 रुपीज, अप्रोक्सीमेट 143 रुपीज। neither the total amount is same nor the per unit amount is same। क्यों? क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर दोनों कंपोनेंट है, फिक्स कंपोनेंट भी है और वेरिएबल कंपोनेंट भी है, और जो कॉस्ट मैंने यहां रखी उसे हम समहाउ बोलते हैं स्टेप कॉस्ट। ये ऐसे चलने वाली है स्टेप कॉस्ट। 5,000 rupees when 0 to 50 student are there, it will increases to 10,000 rupees when number of student increases from 50 to 51, लेकिन 51 से लेके 100 तक ये कॉस्ट फिर सेम रहने वाली है। और उसके बाद ये 15,000 रुपीज हो जाएगी, बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ 3 बसेस यदि स्टूडेंट 101 से 150 के बीच में होता है। अकॉर्डिंगली ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगी, इसे भी हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, बट इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप। एक अच्छा सा एग्जांपल आया माइंड में, एक और अच्छा सा एग्जांपल आया माइंड में। सपोज हम एक रेंट के हाउस में रहते हैं, रेंटेड हाउस में रहते हैं। सपोज हम एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। इट्स माय हाउस, ये तो हमारा किचन है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, एंड आई हैव लिविंग रूम,
ये मेरा ये मेरा ये मेरा घर है, इसमें ये भी हटा देता हूं, ये मेरा गार्डन है। ये मेरा घर है, किचन, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, गार्डन एंड 2 बेडरूम। 1 bedroom is for mother and father and this one room is for us 2 brother। और इस पूरे मकान का रेंट हम पे कर रहे हैं। There are 4 persons are living in this house. There are 4 persons are living in this house and the rent is going 20,000 rupees। यदि मैं बोलूं कि मेरा पर पर्सन रेंट कितना आ रहा है, per person rent will be 4,000। per person rent will be 4,000। per person rent will be 4,000। करेक्ट है नहीं है? करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल। अब सपोज मेरे भाई का मैरिज हो गया, सपोज मेरे भाई का मैरिज हो गया और जैसे ही भाई का मैरिज हुआ, नाउ माय ब्रदर इज इन नीड ऑफ अ कंप्लीट बेडरूम। तो मेरे भाई ने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे भाई ने इस बेडरूम में से मुझे बाहर निकाल दिया। बोले बेटा अभी तू निकल, अभी मेरा मैरिज हो गया, मेरी वाइफ आ गई, तेरे साथ बेड कैसे शेयर करूंगा। तो उसने मुझे इस बेडरूम से बाहर निकाल दिया। मेरी भी शादी होने का टाइम था, लेकिन मेरे को यहां से बाहर निकाला तो मम्मी पापा ने बोला कि बेटा ये ड्राइंग रूम आज से तेरा बेडरूम, ये ड्राइंग रूम आज से तेरा बेडरूम। नाउ वी हैव 5 persons, नाउ वी हैव 5 persons। अब हम फैमिली में 5 लोग हो गए और 5 लोग हो गए, रेंट अभी भी उतना ही जा रहा है। तो पर पर्सन रेंट कितना हो गया? मैंने ऊपर शायद गलत लिख दिया था, यहां हटा देते हैं। अब पर पर्सन रेंट कितना हो गया? अब पर पर्सन रेंट हो गया 4,000। स्टिल सर्वाइविंग इन दैट हाउस। अब मेरा भी शादी हो गया, अब मेरी भी शादी हुई तो मैंने घर में पवंडर मचाया कि यार भाई की शादी हुआ, भाई को परमानेंटली एक इंडिविजुअल बेडरूम मिला, मेरा भी शादी है, मुझे भी अपना बेडरूम चाहिए। हाँ फॉर श्योर लेना पड़ेगा, बिल्कुल चाहिए। सर इस घर में जगह नहीं है, इस घर में जगह नहीं है। तो हमने अपना वो मकान चेंज किया और अब हम 2 बेडरूम से 3 बेडरूम के मकान में शिफ्ट हुए। अब हमारे पास किचन, ड्राइंग रूम और क्या क्या था हमारे पास, लिविंग रूम, बेडरूम, गार्डन। हम एक बड़े मकान में शिफ्ट हुए, लेकिन अब इस बड़े मकान का रेंट 30,000 रुपीज है। अब बोलो स्टिल 5%, अब 6% होते ही रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है। अब ये रेंट था या फिक्स्ड? सर जब तक 5% के अकोमोडेशन का जगह था तो चाहे 2% रहे, 3 रहे, 4 रहे और 5 भी रह ले तो भी रेंट फिक्स था। लेकिन जैसे और उससे ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ा तो उस केस में हमें कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह के बाइफ्रिकेशंस को, ये जो हमने आज एक नींव स्टार्ट की है, इस तरह के बाइफ्रिकेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस तरह के ही डिस्कशन को हम इस सब्जेक्ट में आगे लेके चलेंगे। यस, इट इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द रूटीन लाइफ, टू आवर रूटीन लाइफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वी विल कंटिन्यू दिस होपफुली कॉस्ट बाइफ्रिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 3 सेगमेंट। समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करते हैं नए इंपॉर्टेंट पार्ट को। टिल देन थैंक यू, बाय, सी यू।